तो दोस्तों, ताजमहल, चार मीनार, अंबानी का घर, दिल्ली एयरपोर्ट, इन सभी चीजों में क्या चीज कॉमन है? या तो ये चीजें वक्फ के द्वारा ओन की जाती है या फिर वक्फ बोर्ड ने इन्हें क्लेम कर रखा है। मतलब अंबानी का घर नहीं है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। क्योंकि मुगल शासन के दौरान एक बार मुगल रूलर ने वो प्रॉपर्टी वक्फ को दान की थी, और वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और ये तो कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड के हिसाब से ताजमहल भी एक वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि शाहजहां ने अपने समय में ये प्रॉपर्टी वक्फ को दान की थी, और वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और सेम इसी लॉजिक के चलते सूरत में एमसीडी की बिल्डिंग और तमिलनाडु के अंदर पूरा का पूरा गांव सब कुछ वक्फ ने क्लेम कर रखा है। और पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ की जमीन है, जो कि थर्ड हाईएस्ट है इंडियन रेलवेज और इंडियन डिफेंस बॉडीज के बाद। तो जी, ये वक्फ बोर्ड है क्या, और ये हर किसी चीज को अपनी कैसे बताया जा रहा है? तो वक्फ जो है वो एक अरेबिक वर्ड है, जिसका हिंदी में मतलब होता है अल्लाह के नाम पर कमिट की गई कोई भी प्रॉपर्टी। तो वक्फ बोर्ड भी एक तरह से मुस्लिमों के लिए बनाया गया एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसकी शुरुआत जो है वो एक मुगल रूलर ने 14th सेंचुरी में की थी, जिसका काम उस समय भी यही था कि मस्जिदों की देखभाल करना और कब्रिस्तान वगैरह की देखभाल करना। और जैसे जैसे इस्लामिक रूल इंडिया में ज्यादा बढ़ता गया, वैसे वैसे वक्फ की प्रॉपर्टी भी जो इन्हें दान में मिलती थी वो बढ़ती गई। लेकिन जब भारत के अंदर ब्रिटिश रूल आया, तब उन्होंने कहा चुप कर बे कुत्ते। लेकिन वक्फ बोर्ड भी जो है वो साला राजदीप सरदेसाई निकला, उल्टा अंग्रेजों पर ही एक प्रॉपर्टी के चलते केस कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने इस बार थोड़े ऊंचे स्वर के साथ बोला, चुप कर बे कुत्ते। और लंदन की कोर्ट में केस चला और वक्फ बोर्ड को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जो उस समय के भारत के अंदर गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक एक्ट बनाया, द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों को हक होना चाहिए वक्फ करने का, यानी कि अल्लाह के नाम पर डोनेशंस करने का। और उन डोनेशंस को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड का होना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद से आज तक वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है। और आज़ादी के बाद तो जो हमारी सरकारें रही हैं, उनमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते और जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्लीजमेंट का जो एक कल्चर है, उसके चलते उल्टा वक्फ बोर्ड को हमारे लॉ के अंदर, कानून के अंदर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। पहले नेहरू जी ने 1954 में वक्फ एक्ट पारित किया, लेकिन उसमें भी ज्यादा बवाल की चीजें नहीं है। पूरा जो आपका मसाला है वो आपको मिलेगा 1995 के वक्फ एक्ट में। और इस एक्ट को काफी डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट विष्णु जैन ने एक्सप्लेन किया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। तो वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 ये कहता है, वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को, चाहे वो किसी ट्रस्ट की जमीन हो, कोई पब्लिक जमीन हो या किसी की पर्सनल जमीन क्यों ना हो, किसी भी जमीन को किसी भी समय अपना डिक्लेयर कर सकता है। और उसको कोई एडिशनल बेसिस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसको लगना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है। और वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है और उसका ओनर जो है वो उससे डिसएग्री करता है, तो जिस तरह से नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में डिस्कस होते हैं, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को अपना डिक्लेयर कर दिया है और कोई उससे डिसएग्री करता है, तो आप उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल कोर्ट में ही उस केस को लड़ना पड़ेगा। मतलब कि जिसकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने अपनी डिक्लेयर कर दी, उसके हाथ में कोई पावर नहीं है। ये कुछ उसी तरह की बात है कि जैसे अभी मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का केस चल रहा है, उस केस की सुनवाई कोर्ट में ना होकर बल्कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हो, और उसके जज भी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को रखा जाएगा। और इसके ऊपर से वक्फ बोर्ड ने अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है, तो वक्फ बोर्ड को ये जरूरत भी नहीं है कि जिसकी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया जा रहा है उसको एक नोटिस भी भेजे। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी किसी भी दिन वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो सकती है बिना आपको पता भी चले। और ये एक्ट बनाने वाली सरकार थी नरसिम्हा राव की सरकार। ये वही सरकार है जिसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी बनाया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से जिस भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो भी रिलीजियस स्टेटस था 1947 में, वो अब चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब हिंदुओं के पास ये भी अधिकार नहीं है कि जो उनके मंदिर, जो उनकी जमीनें, जो उनके रिलीजियस स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं, वो उनको वापस भी ले पाए। और वहीं दूसरी तरफ हमारी पीसफुल कम्युनिटी किसी भी जमीन को अपना बता सकती है, हड़प सकती है किसी भी समय। और इतना सब होने के बाद भी हमारे देश के सेकुलर जीवियों को लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि सरकार तब से क्या कर रही है? मुंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। अबे इसका तो रोज का है यार। वो हिंदुत्व वाली सरकार तो कुछ कर रही होगी। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम की ओर डूबता है, ये मैं देख रहा हूँ। लेकिन थैंकफुली अब मोदी गवर्नमेंट शायद इस पर थोड़ा सा ध्यान दे रही है। हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दिल्ली के अंदर जो 123 प्राइम लोकेशंस पर वक्फ बोर्ड को डोनेशंस के तौर पर जमीन दे दी गई थी, उसको वो वापस लेंगे। वो प्रॉपर्टीज जो सोरोस की गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर केवल थोड़ा सा पुण्य कमाने के लिए दी थी। नहीं, उनके मन में ये बिल्कुल नहीं था कि वक्फ बोर्ड दिल्ली में हमें इलेक्शन जितवाएगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं था।
और वक्फ एक्ट 1995 के हिसाब से एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ को दान कर दी गई वो हमेशा वक्फ की ही प्रॉपर्टी रहेगी। मतलब वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। साला इस तरह का कानून तो पाकिस्तान में भी नहीं है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड और इस वक्फ एक्ट पर आपकी क्या विचार है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।